एक फंड हाउस के 3 इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन है या फिर डाइवर्सिफिकेशन है। सवाल आया है, मैं हर महीने पराग पारी के 3 फंड्स में 5000 ईच इन्वेस्ट करता हूं, ईएलएसएस, फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप। ये तीनों अलग अलग म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं, क्या मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है? हमने इस सवाल को एक्चुअल अप्रैल 2026 पोर्टफोलियो डेटा के साथ चेक किया। तीनों फंड्स, हर सिंगल होल्डिंग और 6 क्रॉस वेरीफाइड डेटा फाइल्स, और डेटा ने हमें सिंपल यस या नो से ज्यादा कंप्लीट और अनफिल्टर्ड आंसर दिया है। बताया हमें कि कहां ओवरलैप सच में है और कहां कहानी उतनी सिंपल नहीं जितनी पहली नजर में लगती है। चलिए पहले बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। जब आप ये तीनों फंड्स होल्ड करते हैं तो एक्चुअली आपके पास क्या आता है। ईएलएसएस में 39 स्टॉक्स हैं, फ्लेक्सी कैप में 42 स्टॉक्स हैं और लार्ज कैप में 105 स्टॉक्स हैं। पेपर पर ये बहुत सारी कंपनीज लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर 17 इक्विटी स्टॉक्स ऐसे हैं जो तीनों फंड्स में एक साथ फिलहाल मौजूद हैं। अनदर 15 स्टॉक्स ऐसे हैं जो ईएलएसएस और फ्लेक्सी कैप में कॉमन है, और ये 17 की लिस्ट से बाहर के स्टॉक्स हैं। ठीक है, 5 स्टॉक ऐसे हैं जो फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप दोनों में है। तो एक सिंगल नंबर देखने से पहले ये समझ लीजिए कि आपकी इक्विटी होल्डिंग्स के आधे से ज्यादा हिस्से में इन तीनों फंड्स के बीच किसी न किसी फॉर्म में ओवरलैप है। अब देखते हैं कि पैसा एक्चुअली कहां जा रहा है। आपके टोटल 15,000 इन्वेस्टमेंट में से 8782 यानी कि 58.5% उन्हीं सेम 17 स्टॉक्स में जा रहा है जो तीनों फंड्स में मौजूद हैं। 15,000 में से इन 17 स्टॉक्स में एग्जैक्टली कितना पैसा जा रहा है, मैं आपको 5-6 नाम और उनके एलोकेशन बता देती हूं, बाकी आप जरा पॉज करके देख लीजिएगा। पहला नाम है एचडीएफसी बैंक 1227, आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का 8.2%। आईसीआईसीआई बैंक 806 रुपीज 5.4%। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन 789 रुपीज 5.3%। कोल इंडिया 689 रुपीज 4.6%। आईटीसी 663 रुपीज 4.4%। बाकी लिस्ट आपके स्क्रीन पर है, प्लीज पॉज करके देख लीजिए। टोटल होगा 8782 58.5%। ये वही सेम स्टॉक्स हैं जिन्हें सेम फंड हाउस ने आपके तीनों फंड्स में एक साथ अभी होल्ड किया हुआ है। अब सेक्टर एक्सपोजर देखते हैं, लेकिन थोड़ा केयरफुली। यहां हम सिर्फ इक्विटी नंबर्स यूज करेंगे क्योंकि फ्लेक्सी कैप में जो बैंक इशू करती है ना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, वो भी है, और ये सब शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो इसको हम लोग नहीं ले रहे हैं, फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बैंक के डेट इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करना बैंक के शेयर्स को ओन करने जैसा नहीं होता है, राइट। तो सिर्फ इक्विटी बैंकिंग एक्सपोजर देखें तो पिक्चर कुछ ऐसी है। ईएलएसएस आपके 5000 में से 1014 रुपए बैंक स्टॉक्स में डालता है। एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक। फ्लेक्सी कैप 995 995 उन्हीं बैंक स्टॉक्स में डालता है, और लार्ज कैप 1225 रुपीज उन्हीं बैंक स्टॉक्स में डालता है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 3233 आएगा, यानी आपके 15,000 का 21.6% सिर्फ बैंकिंग इक्विटी में है। अब इसके ऊपर फाइनेंस और एनबीएफसी कंपनीज भी ऐड कर दीजिए, इक्विटी ओनली, तो ये फिगर बन जाती है 4372, यानी आपके 15,000 का 29.2% फाइनेंशियल सेक्टर इक्विटी में कंबाइंड है। अब क्रिटिकल सवाल ये है कि जब बैंकिंग सेक्टर में खराब समय आता है, और इंडियन बैंकिंग पहले भी ऐसे मुश्किल दौर से गुजर चुकी है, देख चुकी है, जैसे एनपीए क्राइसिस हो गया, आईएलएनएफएस शॉक हो गया, इंटरेस्ट रेट टाइटनिंग साइकिल्स हो गई, तब आपके इन तीनों फंड में से कौन सा फंड आपको बचाता है? कोई नहीं, तीनों एक साथ गिरेंगे, एक ही रीजन से और एक ही टाइम पर। अब बात करते हैं मार्केट कैप की, और यहीं पर ये तीनों फंड्स एक्चुअली थोड़ा अलग दिखने शुरू होते हैं। आपका जो लार्ज कैप फंड है पराग पारी के अंदर, वहां 96.8% लार्ज कैप स्टॉक्स है। एक्सपेक्टेड है क्योंकि लार्ज कैप फंड है तो ऐसा होना चाहिए। आपका फ्लेक्सी कैप 64.2% लार्ज कैप में है, यानी फ्लेक्सी कैप होने के बावजूद ये अभी भी प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप की तरह ही बिहेव कर रहा है। ईएलएसएस 71.9% लार्ज कैप में है, लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात है, ईएलएसएस में 17.2% स्मॉल कैप कंपनीज भी है, यानी आपके 5000 में से 858 रुपीज स्मॉल कैप बिजनेसेस में जा रहा है। तो तीनों फंड्स को कंबाइन करके देखिए तो आपके 15,000 का 77.6%
77.6% लार्ज कैप्स में है, मिड कैप सिर्फ 1.5% और स्मॉल कैप 6.9% है, और इस स्मॉल कैप एक्सपोजर का 83% ईएलएसएस से आ रहा है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या आपने ईएलएसएस इसलिए चूज किया था क्योंकि आपको स्मॉल कैप का एक्सपोजर चाहिए था? मोस्ट पीपल डिड नॉट। टू बी फेयर, डेटा ये भी दिखाता है कि तीनों फंड्स में रियल डिफरेंसेस भी हैं। फ्लेक्सी कैप ही एकमात्र फंड है जिसमें ओवरसीज स्टॉक्स हैं, अल्फाबेट, अमेजॉन, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट। आपके 15,000 में से 590 ऐसी कंपनीज में जा रहे हैं जो इंडियन मार्केट रिस्क से कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड है। ये जेन्युइन डाइवर्सिफिकेशन है, लेकिन ये डाइवर्सिफिकेशन एक ही फंड में है। इसे एक्सेस करने के लिए आपको 3 फंड्स रखने की जरूरत नहीं है। लार्ज कैप फंड 82 यूनिक स्टॉक्स लेकर आता है, रिलायंस, एसबीआई, एलएनटी, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनीज, लेकिन इनमें से ज्यादातर पोजीशंस छोटी हैं, लगभग 0.2% से 0.8% तक, यानी स्प्रेड वाइड है लेकिन डीप नहीं है। ईएलएसएस में 6 स्टॉक ऐसे हैं जो बाकी कहीं नहीं मिलते, ये सभी स्मॉल कैप स्टॉक्स है। तो हाँ, हर फंड कुछ ना कुछ अलग ऐड करता है, लेकिन हाई कन्विक्शन, हाई वेट पोजीशंस, यानी जहां आपका पैसा सबसे ज्यादा एक्चुअली में जा रहा है, वो तीनों फंड्स में शेयर्ड है, और यही असली प्रॉब्लम है। यहां पर अब एक बात बहुत साफ साफ समझनी जरूरी है, इसमें फंड हाउस कुछ गलत नहीं कर रहा। पराग पारिक म्यूचुअल फंड इंडिया के सबसे ट्रांसपेरेंट और कंसिस्टेंटली मैनेज्ड फंड हाउसेज में से एक है। फिलॉसफी बहुत ही क्लियर है, साफ साफ बताई हुई है, बिना कॉन्ट्रडिक्शन के फॉलो की जाती है। हाई क्वालिटी बिजनेस ढूंढो, फेयर प्राइस पर खरीदो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो और अननेसेसरी चर्न मत करो। लेकिन यही फिलॉसफी अलग अलग स्कीम्स के लिए बदलती नहीं है। एचडीएफसी बैंक को लेकर जो कन्विक्शन है, या फिर कोल इंडिया को लेकर जो कन्विक्शन है, या फिर पावर ग्रिड को लेकर जो कन्विक्शन है, वो हर फंड में दिखाई देती है। तो नेचुरली वही स्टॉक्स हर फंड में आ जाते हैं। प्रॉब्लम फंड हाउस में नहीं है, प्रॉब्लम इन्वेस्टर की इस एजम्पशन में है कि म्यूचुअल फंड की अलग अलग कैटेगरी ले ली है तो पोर्टफोलियो भी अलग अलग होगा और डाइवर्सिफाइड होगा, और ऐसा जरूरी एकदम नहीं होता। तो अब सवाल यह है कि सब्सक्राइबर को और ऐसी ही सिचुएशन में जो भी इन्वेस्टर है एक्चुअली करना क्या चाहिए। पहला सवाल देखिए, ये नहीं होना चाहिए कि क्या मुझे एग्जिट कर देना चाहिए। पहला सवाल ये होना चाहिए कि मैंने ये 3 फंड्स चूज करते समय एक्चुअली क्या सोचा था और क्या चाहा था। अगर आपका गोल टैक्स सेविंग था तो एक ईएलएसएस काफी है। एटीसी बेनिफिट लेने के लिए आपको बाकी 2 फंड्स की जरूरत नहीं है। अगर आपको लार्ज कैप की स्टेबिलिटी चाहिए थी तो लार्ज कैप फंड या फिर फ्लेक्सी कैप, दोनों में से एक वो काम कर सकता है। आपको दोनों की जरूरत नहीं है। अगर आपको ओवरसीज एक्सपोजर चाहिए था तो वो सिर्फ फ्लेक्सी कैप में है। इन तीनों में वही एक फंड है जो बाय डिफॉल्ट ऐसा काम कर रहा है, राइट? तो आपको बाकी 2 और लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच में मिड कैप और स्मॉल कैप एक्सपोजर चाहते थे तो ये 3 फंड्स का कॉम्बिनेशन भी आपको मिड कैप लगभग ना के बराबर दे रहा है, और स्मॉल कैप भी लार्जली एक्सीडेंटल और बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में आपको वो एक्सपोजर दे रहा है। उसके लिए आपको किसी अलग फंड हाउस का डेडिकेटेड मिड कैप या फिर एक स्मॉल कैप फंड लेना ज्यादा सही अप्रोच होगा। और अगर आपको किसी अलग फंड मैनेजर का व्यू चाहिए था तो पराग पारिक के 3 फंड्स होल्ड करने से ये जरूरत तो कतई पूरी नहीं हो रही है। आपको दूसरा फंड हाउस चाहिए जिसकी फिलॉसफी अलग हो। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब फंड्स की गिनती को बढ़ाना नहीं है, राइट? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है जेन्युइनली अलग अलग बेट्स लेना, ताकि जब आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा प्रेशर में हो तो दूसरा हिस्सा उसी रीजन से उसी टाइम पर प्रेशर में ना आ जाए। अब वापस आते हैं सब्सक्राइबर के ओरिजिनल सवाल पर, क्या मैं डाइवर्सिफाइड हूं? ऑनेस्ट आंसर है पार्शियली, थोड़ा थोड़ा। हाँ, फ्लेक्सी कैप के थ्रू आपको जेन्युइन ओवरसीज एक्सपोजर मिल रहा है, ईएलएसएस के थ्रू आपको थोड़ा सा स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर मिल रहा है, और तीनों फंड्स मिलाकर आपको ब्रॉड लार्ज कैप कवरेज भी मिल रही है, अच्छे से इनफैक्ट मिल रही है। लेकिन सच ये भी है कि आपके पैसे का 58.5% उन्हीं सेम 17 स्टॉक्स में है, 29.2% एक ही ब्रॉड सेक्टर में है, 77.6% एक ही मार्केट कैप सेगमेंट में है। और मार्केट में जब कोई बड़ा इवेंट आएगा तो बहुत चांसेस हैं कि तीनों फंड्स सेम डायरेक्शन में मूव करे, एक तरीके से रिएक्ट करे। इसलिए ये उस इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो नहीं है जिसने अपना रिस्क सच में अलग अलग
जगह पर स्प्रेड किया है। ये उस इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो है जिससे एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी पर स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है और उसने उसी कन्विक्शन को 3 बार बाय किया है। अगर ये आपका डेलिब्रेट चॉइस है तो बिल्कुल ठीक है, ओन इट। पराग पारिख म्यूचुअल फंड हाउस की फिलॉसफी ने लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए हैं और हाई क्वालिटी बिजनेस में कंसंट्रेशन रखना अपने आप में कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आपने ये पोर्टफोलियो इस बिलीव के साथ बनाया था कि 3 अलग अलग फंड्स लेने से आपका रिस्क 3 जेन्युइनली अलग अलग पोर्टफोलियोज में स्प्रेड हो गया है, तो अब आपको पता है कि डेटा एक्चुअली क्या कहता है। इसके साथ ही फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करेंगे और BBLD को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिए। सवाल, उलझन, डाउट सब कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल कीजिए। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सब कुछ पढ़ूं और जवाब देने की पूरी कोशिश रहती है मेरी। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा ना BBLD सब्सक्राइब कीजिए, अभी कर लीजिए। ओके, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।